हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड पेपर, जिसमें बेटा सेट नंबर 2 को पढ़ रहे हैं और सेट नंबर 2 में क्वेश्चंस नंबर बेटा 5 के का खातक करा दिए थे और आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के गा को लेकर आए हुए हैं और फिजिक्स का अनसॉल्व्ड भी आरंभ कर दिया है। फिजिक्स के अनसॉल्व्ड में बेटा हमने पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 के खातक करा दिए गए हैं, तो आप बेटा लगातार निरंतर मेहनत करते रहिए और यूपी बोर्ड एग्जाम में बेटा अच्छे से अच्छे मार्क्स को लाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा करते हैं 5 के गा को, और 5 का गा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। 5 का गा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, लैंथेनॉइड आकुंचन की स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए तथा बताइए कि संक्रमण तत्वों के अनेक यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। देखो सबसे पहले बेटा लैंथेनॉइड आकुंचन के बारे में समझेंगे। क्या होता है लैंथेनॉइड आकुंचन? देखो जो लैंथेनॉइड श्रेणी होती है, लैंथेनॉइड जो श्रेणी होती है बेटा ये होती है 4f श्रेणी। कौन सी श्रेणी होती है बेटा? 4f श्रेणी। और अगर इन तत्वों का अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, लैंथेनॉइड के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर बेटा हमें प्राप्त होगा 4f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। 5d के अंदर बेटा 0 से 1 तक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और 6s के अंदर बेटा 2 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब समझते हैं इसके बारे में। ये बेटा जो है हमारा परमाणु है, ये क्या है? परमाणु। और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां तक प्रवेश कर रहा है बेटा? 6s तक। तो ये पहला ऑर्बिटल्स, दूसरा ऑर्बिटल्स, तीसरा ऑर्बिटल्स, चौथा, पांचवा और 6वां। क्लियर? यानी 6 ऑर्बिटल्स तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला ऑर्बिटल्स, दूसरा और तीसरा। अब क्या होगा बेटा, जब हम लैंथेनॉइड श्रेणी में जब हम लैंथेनम से और कहां तक जाएंगे बेटा? ल्यूटीशियम तक जाते हैं। तो लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं बेटा, तो इसके परमाणु क्रमांक में लगातार वृद्धि होने के साथ साथ, परमाणु क्रमांक में तो लगातार वृद्धि होगी, लेकिन परमाणु क्रमांक में लगातार वृद्धि होने के साथ साथ इसकी जो आयनिक त्रिज्या है, वह आयनिक त्रिज्या नियमित रूप से कैसी होती है बेटा? घटती है। और जब बेटा आयनिक त्रिज्या बेटा लगातार घटेगी तो परमाणु सिकुड़ेगा, और परमाणु जब सिकुड़ेगा तो इसे हम बोलेंगे लैंथेनॉइड आकुंचन। क्या बोलेंगे? लैंथेनॉइड आकुंचन। इसका कारण यह है, अब समझते हैं इसका कारण क्या है। देखो इसका कारण यह है बेटा, इसके शुरुआत के 1 2 3 ऑर्बिटल्स बेटा पूर्ण होते हैं, और 3 ऑर्बिटल्स पूर्ण होंगे। आप इन ऑर्बिटल्स के अंदर, इन कक्षकों के अंदर आप बेटा जब इलेक्ट्रॉन को भरोगे, तो जितना इलेक्ट्रॉन आप इन कक्षकों के अंदर भरोगे उतना ही बेटा आवेश, कौन सा? धन आवेश नाभिक पर आ जाएगा। उतना ही बेटा नाभिकीय आवेश बढ़ता रहेगा। जितना इलेक्ट्रॉन आप बेटा इन कक्षकों में भरोगे उतना ही बेटा नाभिकीय आवेश किस पे आ जाएगा बेटा? नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता रहेगा। नाभिक पर बेटा आवेश बढ़ता रहेगा। और नाभिक पर आवेश कैसा बढ़ेगा बेटा? धन आवेश। नाभिक पर क्या कौन उपस्थित होते हैं? नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होगा? धन आवेश। क्लियर? अब क्या होगा बेटा कि जैसे हम चौथे कक्षक में आए तो 4f कक्षक में तो बेटा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। कहां से कहां तक प्रवेश करेंगे? 1 से 14 तक। फिर बेटा आगे गए तो 5d में भी बेटा इलेक्ट्रॉन कुछ पाए गए 0 से 1 तक। फिर और आगे गए तो 6s के अंदर, 6 कक्षक में भी बेटा s कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए गए। मतलब ये हुआ बेटा कि इसका न तो ये बेटा चौथा कक्षक पूर्ण है, ना ये 5वां कक्षक पूर्ण है, और ना ही ये 6वां कक्षक पूर्ण है। लेकिन अफवाह नियम क्या कहता है? जब अफवाह नियम के अनुसार बेटा हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया था, तो अफवाह नियम ये कहता है कि जब तक पिछले उपकोषों को पूर्ण न भर दिया जाए तब तक हम अगले कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। लेकिन यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर हमने 4f में भी इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर दिया, 5f में भी, 5d में भी कर दिया, और 6s में भी। न तो ये 4f पूर्ण हुआ, ना ये 5d पूर्ण हुआ, और ना ये 6f पूर्ण हुआ।
मतलब यहां पर बेटा लगातार 3 कक्षक बेटा कैसे अपूर्ण, लेकिन बेटा इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तो भरेगा, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन आप इन कक्षकों में भर रहे हो उतना ही आवेश किसमें बढ़ेगा, इस नाभिक पर। अब क्या होगा बेटा, इसके शुरुआत के 3 कक्षक तो पूर्ण है, 3 कक्षक पूर्ण होने पर बेटा यह बेटा इनके इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच पाएगा, नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। लेकिन वो बेटा आगे मौका देखेगा बेटा कि इसका न तो ये चौथा कक्षक पूर्ण है, ना ये 5वां कक्षक पूर्ण है, ना ये 6वां कक्षक पूर्ण है। तो बेटा इनके कक्षक अपूर्ण होने की वजह से, इनके कक्षक अपूर्ण होने की वजह से यह इलेक्ट्रॉनों को जो बेटा कक्षक अपूर्ण है, इन कक्षकों से बेटा इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, नाभिक अपनी ओर खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को बेटा नाभिक अपनी ओर खींचेगा तो बेटा ये बेटा जब नाभिक की ओर बेटा ये इलेक्ट्रॉन जब खींचेंगे तो इसके परमाणु की बेटा त्रिज्या कैसी होना शुरू हो जाएगी, घटना शुरू हो जाएंगी। भैया जब इलेक्ट्रॉन बेटा नाभिक की ओर खींचना शुरू हुए हैं अपूर्ण कक्षक होने की वजह से, तो बेटा इनकी बेटा जो त्रिज्या है वो त्रिज्या बेटा कैसी होगी, बेटा घटना शुरू हो जाएगी। और जब बेटा त्रिज्या घटना शुरू होगी तो परमाणु बेटा क्या आएगा, सिकुड़न आएगा। और परमाणु में जब सिकुड़न आएगा तो इसी को हम बोलते हैं क्या, लैंथेनॉइड आकुंचन। क्या बोलेंगे, लैंथेनॉइड आकुंचन। और लैंथेनॉइड में बेटा यह जो आयनिक त्रिज्या में जो कमी होती है वह नियमित रूप से बेटा लगातार होती है, अंत तक होती है। क्लियर। तो बेटा ये था हमारा लैंथेनॉइड आकुंचन के बारे में। उसके बाद बेटा अगला है संक्रमण। इसमें क्वेश्चन पूछा है संक्रमण, इसमें क्वेश्चन बेटा पूछा है कि संक्रमण तत्वों के रंगीन यौगिकों का बनना, यौगिकों का बनना। बेटा संक्रमण यौगिकों के जो संक्रमण तत्व हैं इनके यौगिक बेटा रंगीन क्यों होते हैं। देखो जो संक्रमण तत्व होते हैं बेटा, ये संक्रमण तत्व बेटा या तो ठोस होंगे या जली विलयन में, ठोस अवस्था में या जली विलयन के अंदर ये कैसे होते हैं बेटा, रंगीन होते हैं। कैसे होंगे, रंगीन। क्यों, क्योंकि इसका कारण यह है बेटा कि जो इसके N-1 द्विउपकोष होता है बेटा वो होता है अपूर्ण। और अपूर्ण होने की वजह से बेटा इसके अंदर बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बेटा रंगीन गुण को प्रदर्शित करते हैं और युग्मित इलेक्ट्रॉन रंगहीन गुण को प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं बेटा इसके बारे में लिखते हैं, लिखेंगे संक्रमण तत्वों के अधिकांश तह यौगिक ठोस या जलीय विलयन में, ठोस या जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। इसका कारण N-1 द्विउपकोष अपूर्ण होना है, जिससे डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो रंगीन गुण को प्रदर्शित करते हैं, रंगीन गुण को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 का गा नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन बोल रहा है बेटा 5 का घ क्वेश्चन बोल रहा है उपसह संयोजन यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत को समझाइए। ये क्वेश्चन भी बेटा पिछले सेट में था, इस सेट में भी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा दिया किसने था, ये दिया था एल पॉलिंग और जे एल स्लेटर ने 1931 में दिया था। इसकी सहायता से हम बेटा किसकी गणना कर सकते हैं, उसके चुंबकीय गुण, उसके बलगति
उसकी आकृति, इनकी बेटा हम क्या करते हैं, इन सभी का अध्ययन करते हैं। तो इसके बेटा जो परिकल्पनाएं हैं वो कैसी है, निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु के अंदर जो भी बेटा धातु होगी, उस धातु परमाणु के अंदर जो बेटा जो समन्वय संख्या के बराबर क्या होते हैं, रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। अब समन्वय संख्या किसे कहेंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या। जैसे एग्जांपल CO NH3 का होल 6 और यहां पर Cl3। तो यहां पर ये बेटा जो धातु है, इस धातु के अंदर जो बेटा रिक्त कक्षक होंगे, धातु के अंदर बेटा जो रिक्त कक्षक होंगे वह किसके बराबर होंगे, अपनी समन्वय संख्या के बराबर होंगे। और इसमें बेटा लिगेंड कितने जुड़े हुए, 6, तो बेटा 6 के बराबर होंगे। दूसरा पॉइंट बेटा ये है कि जो सिग्मा आबंध बनाने वाले, सिग्मा आबंध बनाने के लिए जो धातु के रिक्त कक्षक हैं, धातु के रिक्त कक्षक हैं, वह दाता समूहों के भरे हुए कक्षक के साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। और अतिव्यापन करते हैं तो यह बेटा क्या कहलाएगा, यह आबंध बेटा सहसंयोजक आबंध कहलाता है। क्लियर। उसके बाद तीसरा पॉइंट यह है बेटा कि धातु तथा लिगेंड के मध्य सिग्मा आबंध के अतिरिक्त पाई आबंध बनने की भी संभावना होती है। और ऐसा तभी हो सकता है जब धातु के भरे हुए डी कक्षक, धातु के भरे हुए डी कक्षक दाता परमाणु के रिक्त कक्षक के साथ क्या करें, अतिव्यापन करें। क्लियर। इसे बेटा हम एक एग्जांपल द्वारा समझेंगे, पहले यहां तक नोट करिए। देखो बेटा, इसे एक एग्जांपल से कैसे समझते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने FeCN का होल 6 और इसके ऊपर बेटा है 4 माइनस, इसका नाम होगा हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन, इसका नाम बेटा ये रहा। क्लियर। देखो अब इसके बारे में, इस पर बेटा हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किस तरीके से प्रयोग करते हैं समझते हैं। सबसे पहले बेटा हमें इसके कुछ निम्न पॉइंटों को याद रखना है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा हमें क्या करना है, निम्न चरण को याद रखना है। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये बेटा कि पहला, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, पहला पॉइंट क्या है बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करके, ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करके इलेक्ट्रॉन विन्यास करना, इलेक्ट्रॉन विन्यास करना। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि भाई अगर हमें किसी भी, अगर कोई एक हमें जैसे एग्जांपल दे दिया गया है, इसका बेटा मुझे क्या करना है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा इस पे लगानी है। क्या क्या बताना आपसे, इससे पूछ सकता है। पहला पॉइंट आपसे कि आप पहला इसका क्या करना है कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करके फिर इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगी उसी बेटा का क्या करना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। सेकंड पॉइंट, जब बेटा हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लिया तो फिर क्या करेंगे, लिगेंड को, लिगेंड का कक्षक में भरना, लिगेंड का बेटा क्या करना, कक्षक में भरना। अब लिगेंड बेटा दो प्रकार से होगा, एक होगा प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड, और दूसरा होगा बेटा दुर्बल लिगेंड, प्रबल लिगेंड, और दूसरा कौन होगा, दुर्बल लिगेंड। प्रबल लिगेंड होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को संकरित करके बेटा क्या कर देंगे, युग्मित कर देंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को संकरित करके बेटा क्या कर देंगे, युग्मित। और दुर्बल लिगेंड बेटा जो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके अंदर एग्जांपल्स, इसके अंदर एग्जांपल बेटा CN, NH3, क्लियर, CN, NH3, ठीक है, आदि। और इसके अंदर बेटा क्या रखना है, इसके अंदर बेटा ध्यान रखना है, इसके अंदर बेटा H2O, Cl-, Br-, OH-,
ये बेटा किसके अंदर आएंगे, दुर्बल लिगेंड के अंदर आएंगे। तो पहले बेटा क्या करना है, जब लिगेंड को भरोगे तो लिगेंड को बेटा जब कक्षक में भरोगे तो ये चेक करना है कि हमारा जो लिगेंड है वो बेटा प्रबल है या दुर्बल। अगर प्रबल लिगेंड है तो जो डी कक्षक है उन डी कक्षकों में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उन्हें बेटा पहले क्या करेगा, संकृत करके कैसा कर देगा, उन्हें युग्मित कर देगा। क्लियर। और अगर हमारा लिगेंड दुर्बल है तो जैसे लिगेंड भरे हुए हैं वैसे भरेंगे, उनमें बेटा अतिव्यापन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है, जब लिगेंड को भर दिया तो बेटा हमें पता लग जाएगा उसके संकरण के बारे में। किसके बारे में पता लग जाएगा, संकरण। और संकरण से बेटा हम क्या ज्ञात कर लेंगे, ज्यामिति। क्या ज्ञात करेंगे, ज्यामिति। और ज्यामिति बेटा हमारी बेटा कैसे बनेगी, ज्यामिति देखो एक बनती है अष्टफलकी। अष्टफलकी, अष्टफलकी बेटा ये धातु है और इस धातु से बेटा कितने लिगेंड जुड़े होंगे, 6 लिगेंड। कितने लिगेंड जुड़े होंगे, 6 लिगेंड जुड़े होंगे। तो ये वाली जो आकृति बनेगी ये आकृति बनेगी अष्टफलकी। दूसरी बनती है बेटा चतुष्फलकी। चतुष्फलकी कब बनेगी, ये धातु है और इससे बेटा 4 लिगेंड जुड़े होंगे इस तरीके से। ये बेटा आकृति बनेगी चतुष्फलकी। ये आकृति बेटा कैसी बनेगी, चतुष्फलकी। उसके बाद एक बनती है बेटा वर्ग समतली। वर्ग समतली बेटा ये धातु है, इससे भी बेटा 4 लिगेंड होंगे इस तरीके से। ये बेटा आकृति बनेगी चतुष्फलकी। क्लियर। अष्टफलकी कब बनेगी, जब हमारा बेटा संकरण, जब हमारा संकरण बेटा कैसा होगा, D2sp3। जब हमारा संकरण बेटा कैसा प्राप्त होगा, D2sp3। तो बेटा हमारी जो आकृति बनेगी वो आकृति कैसी बनेगी, अष्टफलकी। और जब बेटा हमारा संकरण sp3 प्राप्त होगा तो हमारी आकृति कैसी बनेगी, चतुष्फलकी। और बेटा जब वर्ग समतली कब बनेगा, DsP2। DsP2 के अंदर जो हमारी आकृति बनेगी वो बेटा कैसी बनेगी, DsP2। और DsP2 के अंदर जो हमारी आकृति बनेगी वो आकृति बनेगी वर्ग समतलीय। क्लियर। और अगर हमारा sp है तो sp में बेटा हमारी आकृति कैसी बन जाएगी, रेखीय आकृति बनेगी। क्लियर। तो ज्यामिति का मतलब अगर हमारा संकट DsP3 प्राप्त हो रहा है, DsP3 प्राप्त हो रहा है तो ये हमारी अष्टफलकी। sp3 केवल प्राप्त हो रहा है, चतुष्फलकी है। और वर्ग समतली में DsP2 संकरण और रेखीय बेटा sp संकरण प्राप्त होगा। उसके बाद हम बेटा ज्यामिति को प्राप्त करने के बाद फिर बेटा यहां पर प्राप्त करेंगे संकुल। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में उपस्थित है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में उपस्थित है तो बेटा ये बनाएगा निम्न चक्रण संकुल। कैसा बनेगा, निम्न चक्रण संकुल। और अगर हमारा बेटा डी कक्षक पूर्ण है, डी कक्षक कैसा है, पूर्ण, डी कक्षक पूर्ण है तो बेटा ये बेटा बनेगा उच्च चक्रण संकुल। उच्च चक्रण संकुल। क्लियर। n-1 इंटू डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है तो बेटा निम्न चक्रण संकुल। और अगर बेटा डी कक्षक पूर्ण है तो बेटा ये कैसा बन जाएगा, उच्च चक्रण संकुल। उसके बाद बेटा चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण में बेटा क्या होगा, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कैसे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बेटा किसको दर्शाएंगे, अनुचुंबकीय गुण को, अनुचुंबकीय गुण को। और युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे प्रतिचुंबकीय गुण को, प्रतिचुंबकीय गुण को। तो इतने पॉइंटों को बेटा हमें ध्यान रखना है। क्या कि आपसे बेटा पूछ सकता है बेटा इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताइए, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करिए। फिर बेटा आपसे पूछ सकता है लिगेंडों को भरना है। लिगेंड भरेंगे, 2 प्रकार के लिगेंड होंगे, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। प्रबल लिगेंड युग्मित कर देंगे इलेक्ट्रॉनों को, दुर्बल लिगेंड बेटा जैसे वैसे रहेंगे। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, उसकी संकरण ज्यामिति ज्ञात करनी है। ज्यामिति में अगर बेटा संकरण DsP3 प्राप्त हो रहा है, अष्टफलकी sp3 प्राप्त हो रहा है, चतुष्फलकी और DsP2 प्राप्त हो रहा है, वर्ग समतलीय, और बेटा यहां पर DsP2 बेटा करना,
DsP2 अगर प्राप्त हो रहा है वर्ग समतलीय और Sp प्राप्त हो रहा है बेटा कौन सा है, रेखीय। क्लियर। उसके बाद फिर बेटा जब संकड़ हम ज्ञात कर लेंगे फिर संकुल देखेंगे कि हमारा संकुल कैसा है, उच्च चक्र संकुल है या निम्न चक्र संकुल है। अगर डी कक्षक बेटा अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1 डी कक्षक में प्रवेश कर रहा है, निम्न चक्र संकुल, और डी कक्षक अगर पूर्ण है तो उच्च चक्र संकुल। उसके बाद चुंबकीय गुण को देखेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेंगे और युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेंगे। यहां तक बेटा नोट करिए, तब इस एग्जांपल को फिर समझाते हैं। नोट करो। देखो बेटा, सबसे पहला बेटा क्या पॉइंट बताया, मैंने बताया पहला काम ऑक्सीकरण। पहला क्या बताया, ऑक्सीकरण, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण। ये एग्जांपल है, ठीक है। यहां पर Fe का निकालना है क्योंकि ये धातु परमाणु का बेटा केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन संख्या निकालनी होती है। प्लस एक Cn पे एक माइनस होता है, पर ऐसे Cn बेटा है कितने, 6। ऐसे Cn है कितने, 6। एक Cn पे एक माइनस, पर ऐसे Cn 6 है तो 6 बराबर। इस पूरे संकुल के ऊपर चार्ज है माइनस के 4 तो माइनस के 4। जितना भी चार्ज हो इस संकुल के ऊपर बराबर लिखना है। इस संकुल के ऊपर जितना भी चार्ज है कहां लिखना है, बराबर। उसके बाद x प्लस माइनस माइनस के 6 बराबर माइनस के 4, माइनस के 6 उधर जाके प्लस के 6, तो प्लस के 6 और माइनस के 4, तो x बराबर बेटा कितना निकला, 2। x बराबर कितना निकला है बेटा, 2। क्लियर। अब इसी बेटा जो ऑक्सीडेशन संख्या निकली है इसी का क्या करना है हमें, इलेक्ट्रॉन विन्यास। दूसरा काम है बेटा इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो किसका करेंगे, इसका Fe। सबसे पहले बेटा Fe26 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करो। Fe26 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। क्लियर। लेकिन हमें बेटा Fe का नहीं करना है, कितने प्लस निकले हैं, x बराबर 2, तो हमें बेटा इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है Fe2 प्लस का। किसका करना है, 2 प्लस। अब ये 2 प्लस कब आया होगा, जब इसने बेटा बाह्यतम कोश से कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, 2। अब बाह्यतम कोश बेटा 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, 4, तो इसने बेटा चौथी संख्या से क्या इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, 2। जब ये चौथी संख्या से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो s में कितने रह जाएंगे, 0। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 3d6। लेकिन बेटा 4s के अंदर जब इलेक्ट्रॉन देखे तो 2 प्लस का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे बेटा, अब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया बेटा, जब s से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो s में कितना रह जाएगा, 0। क्लियर। अब उसके बाद बेटा तीसरा काम क्या करना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करने का। अब बेटा लिगेंड का भरना, लिगेंड का भरना, का भरना। लिगेंड का भरना कैसे, देखो लिगेंड बेटा किस नियम के अनुसार भरते हैं बेटा, ये भरते हैं हुंड के नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार भरते हैं, हुंड के नियम के अनुसार, हुंड के नियम के अनुसार भरते हैं। अब देखो इसमें बेटा अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश कर रहा है, 3d में, तो बेटा 3d कक्षक बनाएंगे, डी कक्षक 3d। 3 के बाद कौन संख्या बेटा, चौथी 4s। अब 4s के अंदर बेटा कौन कौन से ऊर्जा और ऑर्बिटल्स आते हैं, तो 4s के बाद बेटा आता है 4p, 4p के बाद आएगा बेटा 4d, 4d के बाद बेटा 4f। क्लियर। d में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसलिए इसके कितने बॉक्स बनाएंगे, 5। कितने बॉक्स बनाएंगे, 5। s में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं मतलब 1 बॉक्स, p में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं मतलब इसके 2 बॉक्स, यानी आधे बनाने हैं। क्लियर। d में कई इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, 6, तो देखो 1 2 3 4 5। सबसे पहले बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। अब बचे इलेक्ट्रॉन हैं, जो भी डी कक्षक में फिर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं या जिस भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उन्हें बेटा क्या कर देना, युग्मित। तो 5 के बाद बेटा फिर ये वाला क्या हो जाएगा, 6। क्लियर। अब बेटा यहां पर देखो, लेकिन अब हमें बेटा भरना किसको है, लिगेंड। और लिगेंड हमारा बेटा कैसा है, प्रबल, प्रबल लिगेंड है। लिगेंड हमारा कैसा है बेटा, प्रबल लिगेंड है। और जब प्रबल लिगेंड है तो बेटा ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बेटा क्या करना शुरू कर देगा, युग्मित करना शुरू कर देगा। क्या कर देगा, युग्मित। तो देखो यहां पर D 4s और 4p, ये p वाला है, ये 4s वाला है
3D वाला है वो 3 4 देखो पहले में 1 2 6 भरने हैं 3 4 5 और 1 6 भर दिए 6 यानी ये प्रबल लिगेंड है बेटा इन्हें क्या कर देगा युग्मित कर देगा। युग्मित करने के बाद जो बॉक्स खाली हो जाएंगे जो बॉक्स खाली हो जाएंगे उन खाली बॉक्सों में बेटा कौन जाएगा लिगेंड। और लिगेंड बेटा कैसा जाएगा लिगेंड बेटा पाई बंद के साथ जाएगा। लिगेंड कैसा जाएगा पाई बॉन्ड के साथ यानी युग्मित होते हुए जाएगा। जो लिगेंड भरे जाएंगे वो बेटा कैसे भरे जाएंगे युग्मित भरे जाएंगे। तो पहले वाले में बेटा CN आ जाएगा दूसरे बॉक्स में बेटा CN आ जाएगा तीसरे बॉक्स में CN चौथे बॉक्स में CN पांचवें बॉक्स में CN और छठवें बॉक्स में CN। पहला पॉइंट भी बेटा मैंने यही बताया था कि जो केंद्रीय धातु परमाणु में अपनी समन्वय संख्या के बराबर क्या होते हैं रिक्त कक्षक होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये अपनी समन्वय संख्या के बराबर क्या कर लिए रिक्त कक्षक। अब यहाँ पर देखा बेटा संकड़ कैसा बना देखो डी में ये डी कक्षक है डी कक्षक में बेटा क्या बेटा कितने बेटा बॉक्स में हमने बेटा लिगेंडों को भरा 2 तो D2 S में बेटा 1 में गया है और P के बेटा कितने बॉक्स में बेटा लिगेंड गए हैं 3 तो P3 तो ये बेटा जो संकड़ बना ये संकड़ बना D2sp3 और D2sp3 बेटा ये ज्यामिति कौन सी दर्शाती है ये दर्शाती है अष्टफलकीय। किसको दर्शाएगी बेटा अष्टफलकीय आकृति को। अभी बता क्या है बेटा क्लियर। तो ये अष्टफलकीय आकृति को दर्शाएगी और अष्टफलकीय आकृति में बेटा F ही है 1 2 3 4 5 6 ये बेटा अष्टफलकीय रहेगा। अब बेटा इसके बेटा कितने 6 और लिगेंड बेटा कितने 6 तो इन पे बेटा कितने लिगेंड को जोड़ो 6 CN 1 2 3 4 5 और 6 क्लियर। ये ज्यामिति बनी बेटा कौन सी बनी अष्टफलकीय। उसके बाद बेटा ये चक्र देखेंगे चक्र कैसा है निम्न चक्र है या उच्च चक्र है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन बेटा किसमें प्रवेश कर रहा है देखो D में और D कैसा है बेटा अपूर्ण और जब D कक्षक अपूर्ण होगा तो बेटा किसको दर्शाएगा निम्न चक्रण संकुल को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा निम्न चक्रण संकुल को दर्शाएगा। उसके बाद बेटा यहां पर अगर बात करें चुंबकीय गुण की चुंबकीय गुण तो बेटा चुंबकीय गुण में देखो उत्तेजित अवस्था में बेटा इनके सभी के सभी लिगेंड बेटा कैसे हैं सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित है। देखो सभी के सभी ये नहीं उत्तेजित अवस्था में देखो उत्तेजित अवस्था में देखो ये बेटा सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन है युग्मित है और युग्मित इलेक्ट्रॉन बेटा दर्शाएंगे प्रतिचुंबकीय गुण को प्रतिचुंबकीय गुण। बस इतने ही पॉइंट लिखाए थे। पहला इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास पहला ऑक्सीजन संख्या निकाल के इलेक्ट्रॉन विन्यास करना फिर बेटा इलेक्ट्रॉन फिर बेटा उसके बाद लिगेंडों का भरना। लिगेंड प्रबल है तो इन्हें बेटा युग्मित कर देगा दुर्बल है बेटा तो ज्यों का त्यों रहेगा। फिर बेटा ये बेटा जब लिगेंड को भर दोगे उनके कक्षकों में तो बेटा इससे बेटा हमें संकरण प्राप्त होगा और संकरण ही हमारी बेटा किसको निर्धारित करेगा आकृति को। फिर बेटा अगर ये युग्मित हैं तो बेटा ये प्रतिचुंबकीय गुण को अगर अयुग्मित होता तो ये अनुचुंबकीय गुण को। उसके बाद अगर डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है तो निम्न चक्रण संकुल और बेटा पूर्णतः भरा हुआ है डी कक्षक तो उच्च चक्रण संकुल। क्लियर नोट करिए बेटा यहां तक कंप्लीट हो चुका क्वेश्चन ये। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन बोल रहा है राल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए। इस नियम के आधार पर विलेय के मूलत द्रव्यमान को परकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो राल्ट का नियम और ये बेटा जो राल्ट का नियम पूछा है वो बेटा आवासशील विलेय के संदर्भ में पूछा है। क्या है राल्ट का नियम। राल्ट का नियम कहता है बेटा जब हम किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलें तो उसके वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होगा वह विलयन के अंदर जो अवाष्पशील विलेय होंगे उसके मूल प्रवाह के कैसा होता है बराबर। जैसे आपने बेटा शुद्ध जल था शुद्ध जल बेटा तेजी से वाष्पित हो रहा था उसमें आपने बेटा नमक को मिला दिया तो नमक को मिलाने पर जो उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हुआ
वह बेटा किसके बराबर होगा, जो आपने नमक विलयन के अंदर जो आपने नमक लिया था उस नमक के मोल प्रवाह के बराबर। चलो लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा लिखते हैं, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाए तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रवाह विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो वास्तव में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है, अर्थात पी नॉट माइनस के पी एस बट्टे पी नॉट। ये बेटा वास्तव में आपेक्षिक अवनमन बराबर होगा विलेय के मोल प्रवाह के। अब चूंकि विलेय का मोल प्रवाह x से बराबर होता है, जिसका मोल प्रवाह निकालना है उसके मोलों की संख्या बट्टे विलयन के अंदर उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो x से बराबर Na बट्टे Na प्लस Nb लगाएंगे बेटा पी नॉट माइनस के पी एस बट्टे पी नॉट बराबर x से बराबर लगाएंगे Na बट्टे Na प्लस Nb। चूंकि बेटा आप मान ले रहे हैं एक लोटा जल में बेटा आपने नमक का 1 कण डाल दिया, तो जल की तुलना में नमक कैसा है, बहुत ही सूक्ष्म है। अर्थात इस विलयन के अंदर जो विलायक है, इस विलायक की तुलना में Na कैसा है, बहुत ही सूक्ष्म है। अतः Na को नगण्य मानकर छोड़ने पर जब Na छूट जाएगा तो बचेगा पी नॉट माइनस के पी एस बट्टे पी नॉट बराबर Na बट्टे Nb। क्लियर, Na बट्टे Nb। पर Na है विलेय के मोल और Nb किसके हैं, विलायक के मोल। तो मोल बराबर होता है भार बट्टे अड़भार, मोल बराबर होता है भार बट्टे अड़भार। तो Na बराबर स्मॉल w बट्टे Ma मान ले रहे हैं और Nb बराबर बेटा मान ले रहे हैं कैपिटल W बट्टे Mb। भार बट्टे अड़भार ये विलायक का कैपिटल W बट्टे Mb। बेटा वैल्यू यहां लगाएंगे तो P नॉट माइनस के पी एस बट्टे पी नॉट बराबर Na की जगह लगाएंगे स्मॉल w बट्टे Ma बट्टे Nb की जगह लगाएंगे बेटा कैपिटल W बट्टे Mb। बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर, तो P नॉट माइनस के पी एस बट्टे पी नॉट बराबर स्मॉल w इंटू में Mb बट्टे कैपिटल W इंटू में Ma। यही बेटा संबंध पूछा गया था हमारे इस सवाल के अंदर। क्या पूछा गया है, यही संबंध पूछा गया है। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में लिखते हैं। P नॉट हमारा है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पीएस बेटा जब आप शुद्ध विलायक में नमक को डाल दिया तो विलयन बन गया, तो पीएस क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब। पीएस क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब। बेटा इधर लिख दे रहा हूं, शेष को इधर लिख दे रहा हूं, नीचे लिख दे रहा हूं। चलो उसके बाद स्मॉल w विलेय का भार, और विलेय का भार बेटा किस में होगा, ग्राम में। विलेय का भार किस में होगा, ग्राम में। उसके बाद यहां पर बेटा क्या होगा, इधर लिख दे रहा हूं। यहां पर बेटा जो Ma होगा विलेय का अणभार
कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार किसमें होगा, ग्राम में। उसके बाद एम बी विलायक का अणुभार, एक्स से विलेय का मोल प्रभाज, एन ए विलेय के मोल, और एन बी बेटा किसके मोल हैं, ये विलायक के मोल। ठीक है, तो ये बेटा क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन नंबर 5 का क, वो सॉरी 6 का क। नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा क्वेश्चन करने वाले। 6 के का अथवा क्वेश्चंस बोल रहा है बेटा कि बांसदाब में अवनमन का कार्ड समझाइए, और इसके साथ बेटा क्या दे रखा है, एक सवाल भी दे रखा है। देखो बांसदाब में अवनमन बेटा कब होगा, बांसदाब में अवनमन बोले या बांसदाब में कमी बोले, बांसदाब में कमी बोले। अब कब होगा बेटा, देखो जैसे आपने बेटा जल लिया, क्या लिया, जल, और जल को आपने एक निश्चित तापमान पे गर्म करना शुरू कर दिया, और जल जैसे ही बेटा एक निश्चित तापमान पे गर्म करोगे तो जल का जैसे बाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचेगा, जल बाष्पित होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करना है, मुझे उसकी वाष्प को रोकना है, जल की वाष्प को रोकना है। तो रोकने के लिए आप उसमें कोई भी बेटा ठोस अवाष्पशील जो वाष्पित न हो विलेय पदार्थ को मिला देंगे। जैसे नमक, नमक को जल में डाला तो नमक को जल में डालने पर क्या होगा, वह नमक जल के कुछ पृष्ठ को क्या कर लेगा बेटा, घेर लेगा, और जल के अणुओं के जब पृष्ठ को कुछ अणुओं के पृष्ठ को घेर लेगा तो जल बेटा क्या होगी, जल के वाष्प में बेटा हल्की सी क्या आ जाएगी, कमी, और इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन। चलो लिखते हैं वाष्प दाब में अवनमन, डालो हेडिंग, वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन सबसे पहले हम वाष्प दाब की परिभाषा लिखेंगे वाष्पशील, वाष्पशील विलायक पर, वाष्पशील विलायक पर उसकी वाष्प द्वारा, उसकी वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। यानी वाष्पशील विलायक पर उसकी वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है, जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो इसके पृष्ठ के कुछ क्षेत्रफल को अवाष्पशील विलेय के अणुओं द्वारा घेर लिया जाता है,
जिससे घेर लिया जाता है, जिससे वाष्पशील विलायक के अणुओं को पृष्ठ को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे उसकी वाष्प में कमी आ जाती है, वाष्प में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। क्लियर? जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को घोलोगे तो उसके पृष्ठ को छोड़कर जब अवाष्पशील द्वारा क्या किया जाता है, उसके पृष्ठ को घेर लिया जाता है। अवाष्पशील विलय के अणुओं द्वारा बेटा वाष्पशील विलायक के पृष्ठ के कुछ क्षेत्रफल को क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है, जिससे विलायक के अणुओं को छोड़कर पृष्ठ को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे वाष्प में क्या आ जाएगी, कमी। और इसी कमी को हम क्या बोलेंगे, इसी कमी को बोलेंगे हम बेटा वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोलेंगे? वाष्प दाब में अवनमन। अब देखते हैं बेटा सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है बेटा किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को लिखेंगे बेटा पी नॉट से। अभी बता के आए पिछले क्वेश्चन के अंदर कितना है बेटा, 0.745 बार 0.5 ग्राम। बेटा एक मात्रा है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघटित ठोस को, यानी बेटा ये जब कोई मात्रा आप मिला रहे हो वो विलेय, अब कौन सी मात्रा मिला रहे हो इसका अणुभार चाहिए। अब देखते आगे को 39 ग्राम, यानी ये बेटा ज्यादा मात्रा है, यानी कैपिटल W 39 ग्राम जिसका मोलर द्रव्यमान Mb, यानी विलायक के अणुभार को बेटा हमने कैसे लिखा है, Mb से। कितना दे रखा है, 78 ग्राम दे रखा है, घोला गया तो विलयन का वाष्प दाब PS बराबर कितना है बेटा, 0.740 बार हो जाता है। हमसे पूछा है ठोस के मोलर द्रव्यमान का मान ज्ञात कीजिए, यानी यही मोलर द्रव्यमान पूछा है। चलो देखते सवाल को। फॉर्मूला अभी करके आए थे बेटा पिछले लेक्चर में, पिछले क्वेश्चंस के अंदर। पी नॉट माइनस के PS बट्टे पी नॉट बराबर होता है बेटा स्मॉल w इंटू में MB बट्टे कैपिटल W इंटू में MA। मान लगाएंगे पी नॉट का वैल्यू 0.745 माइनस PS का वैल्यू 0.740 बट्टे पी नॉट का वैल्यू 0.745 बराबर स्मॉल w बेटा 0.5, MB अणुभार बेटा 78 बट्टे कैपिटल W बेटा कितना है 39 और MA निकालना है। देखो 39 दूनी बेटा कितने होते हैं 78, 39 दूनी 78, 0.745 में से 0.740 जाएगा तो बचेगा 0.005। 5 में से 0 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, दशमलव और बट्टे बेटा यहाँ पर 0.745 बराबर 5 दूनी 10, कैंक के बाद 0.1 और बट्टे नीचे कौन है बेटा MA विलय का अणुभार। देखो 3 अंक दशमलव से 3 अंक दशमलव कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 5 से एकम 5 एकम 5 बेटा 2 बचे 5 चौक 20 और 5 ने 45 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर MA का 1 में गुणा करेंगे तो MA बराबर 149 का 1 में गुणा करेंगे तो 149, यानी इसका जो अणुभार निकलेगा वो बेटा कितना निकलेगा 149। 5 एकम 5, 2 बचेंगे 5 चौक 20 और यहाँ पर बेटा 4 बचे 45 हो गए, 5 ने 45। क्लियर?
तो बेटा ये सवाल था। नोट करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का ख, 6 का ख, और 6 का ख क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एल्डिहाइड के विचरण की 5 विधियों की अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी एल्डिहाइड बनाने की हमें बेटा कितनी विधियां बनानी है? 5। कितनी बनानी है? 5। देखो सबसे पहली विधि, यानी हेडिंग डालेंगे एल्डिहाइड बनाने की 5 विधियां। 5 विधियां देखो। नंबर 1, पहला बेटा प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। प्राथमिक अल्कोहल के बेटा क्या करा देंगे? ऑक्सीकरण द्वारा। प्राथमिक अल्कोहल यानी ये कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाएगा, इसके एक बॉन्ड से बेटा कौन जुड़ा होगा? OH, प्राथमिक अल्कोहल बनाने के लिए। और एक बॉन्ड से केवल कौन जुड़ी होगी? R। जब कार्बन के एक बॉन्ड से R या कार्बन परमाणु जुड़ा होगा तो उसे प्राथमिक अल्कोहल बोलेंगे। शेष 2 बॉन्ड से बेटा किसको रख दिया? H को। ये बन गया प्राथमिक अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। अब बेटा इसका क्या करा दो? ऑक्सीकरण। क्या करा दो? ऑक्सीकरण। उत्प्रेरक बेटा K2Cr2O7H। अब चूंकि बेटा ये प्रबल उत्प्रेरक है, KMnO4 K2Cr2O7 ये प्रबल उत्प्रेरक होते हैं। और प्रबल उत्प्रेरक बेटा किसको बाहर करेंगे? जल को। अब जल कैसे बाहर होगा? तो एक कार्बन का अणु, कार्बन से H, एक ऑक्सीजन से H, किसको लेकर बाहर होंगे? इस O को लेकर बाहर हो जाएंगे। किसको? एक कार्बन से H, एक ऑक्सीजन से H, इस O को लेकर बाहर। अब कार्बन का एक बॉन्ड मुक्त, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड मुक्त, क्योंकि भाई दोनों से एक एक H निकल रही हैं, तो एक एक बॉन्ड जब इनका मुक्त हो रहा है तो बेटा ये आपस में क्या कर लेंगे? साझेदारी, यानी RCH, और इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये बेटा बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। पहली विधि बेटा प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। दूसरी विधि है बेटा प्राथमिक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब बेटा प्राथमिक अल्कोहल से बेटा किसको बाहर करना है? हाइड्रोजन को बाहर करना है। किसको बाहर करना है? हाइड्रोजन को। प्राथमिक अल्कोहल बेटा यही रहा, RC, ऊपर एक H, नीचे एक H, OH, यानी कार्बन के केवल एक बॉन्ड से ही R हो टच, तो वह बनता है प्राथमिक अल्कोहल। उत्प्रेरक बेटा कॉपर, और 300 डिग्री C पर इसे क्या करेंगे? गर्म। ये बेटा फिक्स होता है विहाइड्रोजनीकरण के अंदर। एक कार्बन से H, एक बेटा ऑक्सीजन से H, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन को बाहर करना है, और एक हाइड्रोजन बाहर नहीं होता, हमेशा बेटा ये द्विपरमाणविक होता है, इसलिए एक कार्बन से H और एक ऑक्सीजन से H, बेटा कौन सी गैस बाहर हो जाएगी? H2। उसके बाद RC, कार्बन के ऊपर एक H। अब बेटा कार्बन से एक H बाहर हो रही, एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त, ऑक्सीजन से एक H बाहर हो रही, एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। क्लियर? 2 विधि बेटा कंप्लीट हुई। उसके बाद बेटा तीसरी विधि देखो। तीसरी विधि बेटा है हमारी रोजरमुंड अपचयन। रोजरमुंड अपचयन, ये बेटा शायद है पिछले लेक्चर में भी कंप्लीट कराए थे। रोजरमुंड अपचयन। रोजरमुंड अपचयन बेटा किससे होगा? एसिड क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में Cl, एसिड क्लोराइड का बेटा क्या करा दो? अपचयन। उत्प्रेरक ध्यान रखना है बेटा पैलेडियम वेरियम सल्फेट, ये उत्प्रेरक। अब करना क्या है? कार्बन का बॉन्ड बेटा कहां से टूटेगा? जहां सबसे ज्यादा ऋणात्मकता होगी। ऋणात्मकता बेटा क्लोरीन पे ज्यादा होती है। इन कार्बन, ऑक्सीजन और क्लोरीन की तुलना में सबसे ज्यादा ऋणात्मकता क्लोरीन पर होगी। बॉन्ड यहीं से टूटेगा, तो एक H इस Cl के पास और एक H इस
कार्बन के पास। क्यों? क्योंकि बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त हो रहा है। तो यहां से H किसको लेकर बाहर होगा? HCl प्लस RC, कार्बन के ऊपर बेटा डबल बॉन्ड में, उसके बाद सिंगल बॉन्ड में बेटा इससे कौन जुड़ेगा? H। टोटल H आपने कितनी ली? 2। ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। क्लियर? किससे? एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड से बॉन्ड यहां तोड़ेंगे, एक बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त। जहां जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं वहीं पर बेटा किसको जोड़ना है? H को जोड़ना है, बॉन्ड को पूरा करने के लिए। एक क्लोरीन का बॉन्ड मुक्त हुआ था तो एक H क्लोरीन के पास, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है तो एक H कार्बन के पास। 3 विधि। चौथी विधि बेटा हमारी है, वो है बेटा हमारी रोजरमुंड के बाद बेटा स्टीफन अक्रिया। रोजरमुंड के बाद बेटा हमारी कौन सी है? स्टीफन अक्रिया। स्टीफन अक्रिया होती है बेटा एल्किल साइनाइड की, एल्किल नाइट्राइल बोले या एल्किल साइनाइड की, एल्किल नाइट्राइल। इसका पहले बार में बेटा क्या कराना है? अपचयन कराना है। उत्प्रेरक SnCl2 और सांद्र HCl, SnCl2 व सांद्र HCl। पहली बार में एक बॉन्ड तोड़ेंगे। जब एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन मुक्त, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन मुक्त, तो एक बॉन्ड तोड़ा तो बेटा एक H कार्बन के पास और एक H नाइट्रोजन के पास। तो बेटा R C इनके बीच में 2 बॉन्ड रहे और यहाँ पर N, एक बॉन्ड इसका मुक्त हो रहा, एक बॉन्ड यहाँ पर मुक्त हो रहा नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के बेटा एक बॉन्ड तोड़ा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त और एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों पर हमें किसको जोड़ना है? H। तो एक H इसके पास आ जाएगी, एक H इसके पास आ जाएगी। बेटा टोटल और कितने लिए आपने? 2। कितने लिए? 2। ये बेटा पहली बार में बनेगा इमीन। पहली बार में क्या बनेगा? इमीन। अब इसका क्या करा दो? दूसरी बार में बेटा करा दो जल के साथ क्रिया। जल का साथ क्रिया यानी H2O। किसके साथ क्रिया कराएंगे? H2O। उत्प्रेरक ध्यान रखना बेटा अम्लीय माध्यम। अब देखो दोनों के दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे। जब दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन बेटा कार्बन की तुलना में अधिक ऋणात्मक है, इसलिए इस पे 2 माइनस और कार्बन पे 2 प्लस। ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है और H पे प्लस। तो यहां से बनेगा क्या? RCH। ऑक्सीजन पे 2 प्लस है तो माइनस कितना आएगा? 2, और 2 माइनस किन पे है? ऑक्सीजन पे। तो ये डबल बॉन्ड के साथ प्लस। N पे 2 माइनस और 2 माइनस के पास बेटा कितने प्लस है? 2। तो H भी कितनी है बेटा? 2। तो 2H और एक H N के पास और है तो क्या बन जाएगा? NH3। और ये बेटा बन जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। नोट करिए बेटा, एक विधि और बच्ची इसकी करा रहा हूं अभी, नोट करो। इसके बाद बेटा पांचवी अभिक्रिया, पांचवी अभिक्रिया हो जाएगी बेटा गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया बेटा किससे होगी? ये होगी बेटा बेंजीन की अभिक्रिया। किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl की क्रिया करा रहे बेटा। देखो ये कार्बन बेटा ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, पर बेटा कार्बन अकेला क्या बॉन्ड बनाता है? 4। एक बॉन्ड से बेटा H जुड़ जाएगी और एक बॉन्ड से Cl। अब अगर इसके बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे, सबसे ज्यादा ऋणात्मकता कहां पर है? क्लोरीन पर। तो बॉन्ड बेटा कहां से टूटेगा? इसी क्लोरीन और कार्बन के बीच से। बेंजीन के ऊपर एक H को दर्शा रहे तो एक H बेटा यहां से और ये वाली Cl को लेकर बाहर। क्यों? क्योंकि H पे प्लस और Cl पे माइनस। बचेगा कौन? CHO। और ये CHO समूह बेटा कहां जुड़ जाएगा? इस बेंजीन के ऊपर। कहां जुड़ जाएगा? बेंजीन के ऊपर CHO। और ये क्या बन जाएगा? बेंजील्डिहाइड। क्लियर? तो हमसे बेटा 5 बनाने की विधियां पूछी थी, तो ये पांचों की पांचों बनाने की विधियां हो गई। क्लियर? उम्मीद है बेटा आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। बस आप लोग बेटा निरंतर मेहनत करते रहिए। नोट करिए